और माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद डॉक्टर संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय संबित जी से है कि आपको संबोधित करें। आप सभी को प्रणाम। आदरणीय संजय जी, धन्यवाद। आज जिस मसले पर ये प्रेस वार्ता हो रहा है, आप सबको विदित है कि 25 जून के दिन कलकत्ता के कस्बा लॉ कॉलेज में जिस प्रकार का एक जघन्य गैंग रेप का केस हुआ है, लगभग 24-25 वर्षीय हमारी बहन एक छात्री, उसके साथ जिस प्रकार का गैंग रेप हुआ है, उसको लेकर आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में एक दुख का माहौल है, अचरज का माहौल है कि आखिर बंगाल किस तरफ बढ़ रहा है। रह रह के बंगाल से इस प्रकार की रेप की घटनाएं, चाहे वो आरजी कार का विषय हो, चाहे आज कस्बा लॉ कॉलेज का विषय हो, रह रह के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है। अगर कस्बा लॉ कॉलेज के रेप केस को देखा जाए और पीड़िता ने, विक्टिम ने खुद स्टेटमेंट जारी किया है, लिखित स्टेटमेंट, वह स्टेटमेंट भी मैं लेके आया हूं, उसके भी कुछ पोर्शंस आपके पास रखूंगा। उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो एक बात स्पष्ट होता है कि यह पूरा रेप का जो गैंग रेप का जो कुचक्र हुआ है, यह कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है, एक राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित जघन्य क्रूरता है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इसमें एक कॉलेज के यूनियन का संबंध है। जो मुख्य आरोपी हैं, जिसका नाम मनोजीत मिश्रा है, मनोजीत मिश्रा खुद ही जो टीएमसी की स्टूडेंट विंग होती है उसके सेक्रेटरी रहे हैं, वो पूर्व छात्र रहे हैं उस कॉलेज के, बाद में कॉन्ट्रैक्टरी भी करते हैं और लॉ की प्रैक्टिस भी करते हैं। वो खुद टीएमसी का सदस्य है। मैं वो फोटो भी दिखाऊंगा जहां वो टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठे हैं, खड़े हैं और समय गुजार रहे हैं। ही इज अ मेंबर ऑफ टीएमसी, मनोजीत मिश्रा, द मेन अक्यूज्ड। उसके साथ जैब अहमद और प्रमीत मुखर्जी, जो बाकी दोनों हैं, वो उस लॉ कॉलेज के छात्र हैं। और इस पूरे घटना चक्र को बहुत ही विस्तार से समझाया है पीड़िता ने। उसने अपने चिट्ठी में लिखा है कि किस प्रकार 25 तारीख को शाम 7:30 बजे से लगभग 10:30 बजे तक मेरे साथ गैंगरेप हुआ। जो घटना चक्र है उसका जिक्र करते हुए मैं कुछ पोर्शंस पढ़ूंगा, आप उसमें से सोचिएगा कि कितना जघन्य था यह कांड। देन J and M and P came inside। इसमें उन्होंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। जो J है वो जैब के लिए है, जो M है वो मनोजीत के लिए है, और जो P है वो प्रमीत के लिए है। Then J called M and P to come inside. I asked help from them. I asked them to take me to Ruby General Hospital, but they were not helping me. Then I told them at least to bring an inhaler for me. M brought that. I took it and felt better. And I packed my things and went outside to escape and saw that they have locked the main gate and the guard was helpless and did not help. M and P again forcefully took me to the union room. I asked J, that is Jeb, to let me go. I even touched his feet, but he didn't let me go. He instructed M and P to take me to the guard's room and make the guard sit outside. They did so. They took me to the guard's room forcefully. J undressed me and started forcefully rape me. इसमें ग्रामेटिकल एरर है, रेपिंग होना चाहिए, उन्होंने रेप लिखा है, मगर भाव को समझने की आवश्यकता है। Forcefully rape me. Then I fought back. He blackmailed me, threatened me, which he was doing from before। ये एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा
दूसरे पैराग्राफ को देखिए, and called us inside the union room saying that something needs to be talked about the unit. We went inside. Approximately 7 us of were there. Then I could not read the sentence, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, said dented in J started discussing about the unit, his personal life, his power and everything. But after some time P called me outside the union room and asked me about my loyalty towards J and the unit. I promised him to provide my loyalty towards him and the team as I was appointed as the girls' secretary. So I gave him the faith of my support towards the unit. Then we went back to the union room, and after some time J asked me whether P has explained me everything or not. Then I said, yes Dada, I will always be with the unit, don't worry. और लास्ट में मैं पढ़ता हूं एक पैराग्राफ, he also tried to hit me with a hockey stick. I just let myself like a dead body. He finished his penetration, forceful intercourse and left me. I went outside the room at 10:50 p.m. He asked me not to tell anyone. He asked me to tell that we are discussing about the unit inside. After going out, I went to the union room. He threatened me and that he will kill my boyfriend and arrest my parents. बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं जो मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मगर मैं उसका लब्बो लुबाब आपको बताता हूं. यूनियन में 7 लोग, जो कॉलेज यूनियन टीएमसी की प्रचारित है, जो कॉलेज यूनियन टीएमसी की है, उसके 7 लोग इकट्ठे हुए हैं. उनमें ये 3 जो गैंग रेप करने वाले अक्यूज्ड है, जिन्होंने गैंग रेप किया है, वह भी मौजूद है. इनमें से किसी को इस पीड़िता के साथ प्रेम का संबंध स्थापित करना है. उन्होंने कहा कि आप मुझसे शादी कर लो. बाद में लड़की ने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं शादी नहीं कर सकती. और उसके बाद यह सारा कुछ हुआ है. गार्ड रूम के अंदर उस पीड़िता को लिया गया है, और सबसे दुखद विषय है, गार्ड वहां मौजूद थे. गार्ड को बाहर जाने के लिए इशारा किया गया. गार्ड सब कुछ देखते रहे, मगर गार्ड्स ने कुछ नहीं किया. वो बाहर आ गए और अंदर में फोर्सफुल इंटरकोर्स, रेपिंग, इन सभी शब्दों का प्रयोग पीड़िता ने स्वयं अपने स्वहस्त लिखित चिट्ठी, जो चिट्ठी आज पूरे दुनिया के सामने है, उस चिट्ठी में मैं दिखाना नहीं चाहूंगा क्योंकि नाम भी इसमें होगा. खैर, उन्होंने नाम साइन नहीं किया है. मैं उस पोर्शन को छुपा करके आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो चिट्ठी है. ये वो चिट्ठी है जो चिट्ठी पीड़िता ने लिखा है. आप सोचिए, हॉकी स्टिक से मारा जाता है, उसको एज़मेटिक अटैक आती है, वो पैर पड़ती है और कहती है मुझे इनहेलर दे दो, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ. उन्होंने मना किया, हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे. उन्होंने कहा मुझे जिंदा रहने के लिए इनहेलर की आवश्यकता है. राइट आउटसाइड ऑफ अ हॉरर हिंदी मूवी, जो हम देखते हैं हॉरर स्टोरीज में कि किस प्रकार से दानव और दैत्य किसी महिला के साथ व्यवहार कर रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार टीएमसी के इन गुंडों ने एक पीड़िता के साथ किया. हॉस्पिटल नहीं लेके गए, बाद में इनहेलर लाके से दिया गया, जान बची, मगर धमकाया गया कि अगर आपने एक शब्द भी बोला तो तुम्हें तो मारेंगे ही, बॉयफ्रेंड को मारेंगे और माता पिता को सरकार से अरेस्ट कराएंगे. ये जो सरकारी प्रोटेक्शन है, आप सोच के देखिए. टीएमसी के ही एक नेता ने यह काम किया है, मनोजीत मिश्रा. यह है मनोजीत मिश्रा. और मनोजीत मिश्रा को आप किनके साथ देख सकते हैं? यह मनोजीत मिश्रा अभिषेक बनर्जी के साथ है. यह मनोजीत मिश्रा है मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य के साथ, जो ममता बनर्जी की काफी नजदीकी मंत्री मानी जाती है. यह मनोजीत मिश्रा है टीएमसी की काउंसिलर और ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ कजरी बनर्जी के साथ. आप देख सकते हैं, खुद सुप्रीमो के साथ हैं अभिषेक के साथ, खुद मंत्री के साथ है मनोजीत, और रिश्तेदार ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ और काउंसिलर के साथ है. ठीक उसी प्रकार आप मनोजीत मिश्रा जो मुख्य आरोपी है उसको देख सकते हैं टीएमसी के एमएलए देवाशीष कुमार के साथ. आप देख सकते हैं उनको टीएमसीपी के प्रेसिडेंट
तिरंकुर भट्टाचार्य जी के साथ, और ठीक उसी प्रकार टीएमसी काउंसलर जो मैंने आपको दिखाया था उनके साथ ये तस्वीर देख सकते हैं। देखिए, ये जो बार बार घटनाएं घट रही हैं बंगाल में, उसके पीछे के सोच को देखिए। इसको कितने लाइटली ममता बनर्जी लेती है। शी टेक्स ऑल दीज ब्रूटल, आई वुड से, रेप इंसिडेंसेस क्वाइट लाइटली। कल्याण बनर्जी जो एक जाने माने एमपी है, सांसद है, काफी नजदीक है ममता बनर्जी के, उनका वक्तव्य देखिए कल, क्या कैलस वक्तव्य है, किस प्रकार का वक्तव्य है। वक्तव्य में वो कहते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या हर जगह हम पुलिस खड़ी कर दे? अगर क्लासमेट ही क्लासमेट का रेप कर दे, दोस्त दोस्त का ही रेप कर दे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? क्लासमेट क्लासमेट का रेप कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब सरकार कुछ नहीं कर सकती, होम मिनिस्टर ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकती, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकती है यदि क्लासमेट क्लासमेट का रेप करे। दूसरा, यदि कॉलेज के कैंपस के अंदर हो तो सरकार क्या कर सकती है? क्यों? कॉलेज का कैंपस का अंदर का विभाग सरकार से बाहर होता है क्या? इज द कॉलेज अ डिफरेंट स्टेट? इज द कॉलेज अ डिफरेंट कंट्री इन ऑल टुगेदर? वो अपने आप में कोई दूसरा देश होता है क्या कि कॉलेज के अंदर अगर रेप होता है तो उसमें ममता बनर्जी या टीएमसी की सरकार कुछ नहीं कर सकती? पार्क स्ट्रीट में रेप हुआ था तो उसे साधारण घटना कहा गया था कि यह साधारण घटना है। हंसखली में रेप हुआ था तो लव अफेयर गोइंग रॉन्ग, प्यार था दोनों के बीच में, वो थोड़ा गलत हो गया, उसके कारण हंसखली में रेप हुआ। कुमुदुनी में रेप हुआ तो उसे सीपीआईएम सपोर्टर्स ने कह के उससे अपना पलड़ा झाल लिया। संदेश खली में रेप हुआ तो कहा गया नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ है। आरजी कार में रेप हुआ तो कहा गया द रेप हैपनिंग बिकॉज बॉयज एंड गर्ल्स आर इंटरेक्टिंग मोर फ्रीली, लड़के लड़की ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, इसके कारण रेप हो रहा है। और जब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ तो कहा गया कि मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है, ब्रेक दी बोन्स, हड्डी तोड़ दिए जाएंगे प्रोटेस्ट करने पर। आप सोचिए अगर इस प्रकार से, और अभी कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं अगर स्टूडेंट स्टूडेंट के ही रेप कर दे, तो आप सोच के देखिए किस प्रकार की यह मानसिकता है। और आखिर ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में, उसको ऐसा लगता है उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। गार्ड रूम के अंदर, द वन हु शुड प्रोटेक्ट, द रूम विच शुड बी सीन एज द रूम ऑफ प्रोटेक्शन टर्न्ड इनटू अ रूम ऑफ ब्रुटैलिटी एंड रेप। इससे जघन्य कुछ नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने इस पूरे जघन्य कांड का मुआयना किया है और उन्होंने ये सब कुछ देखने के बाद, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट दिस इज एन एब्सोल्यूट ब्रूटल एक्ट, उन्होंने एक कमिटी बनाया है और वो कमिटी जो जाके जांच करेगी, ये कमिटी 4 दलीय सदस्यों का है और वो सदस्य है, मैं उनके नाम पढ़ रहा हूं, श्री सतपाल सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व पुलिस आयुक्त मुंबई, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, श्री विप्लव कुमार देव, सांसद लोकसभा, एवं श्री मनन कुमार मिश्र, सांसद राज्यसभा। यह जांच समिति शीघ्र ही घटनास्थल का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज बंगाल में जो हो रहा है उसको लेकर हम सब बहुत पीड़ा में हैं और मुझे लगता है ममता जी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हम सफाई नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे माफी मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं कि वो माफी भी दे और इस्तीफा की पेशकश करे। महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं हो सकता है। एक दूसरा विषय है, आप जानते हैं कि 25 जून को 50 वर्ष आपातकाल के पूर्ण हुए थे। जब 50 वर्ष पूर्ण होते हैं तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश में उस जघन्य कांड को याद दिलाया जाता है। मैं आज टाइम्स ऑफ इंडिया, एक बहुत ही जाना माना अखबार है,
30 दिसंबर 1975 के मैं हेडलाइंस लेके आया हूं। इंदिरा एम्स एट बेसिक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज सर्विस, न्यू दिल्ली, दिसंबर 30 तारीख को छपा। 29 की कहानी है। इंदिरा गांधी भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना चाहती है, यह हेडलाइन था। और इसमें लिखा हुआ है, मिसेस इंदिरा गांधी एड्रेसिंग हर फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस after her decision to go to the country indicated that she would seek basic changes in the constitution if returned to power. There was, she addressed, however, no provision in the Indian constitution for calling a new constituent assembly. कुल मिलाकर के आज जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं संविधान बदलने की, सबसे बड़ा तमाचा उनके ऊपर है जब इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मेरा पहला काम संविधान को बदलने का रहेगा। यह हेडलाइन है। दूसरा, टाइम्स ऑफ इंडिया में ही छपा हुआ, दिसंबर 29 और 30 को यह छपा है। डज कॉन्स्टिट्यूशन सर्व द पीपल, आस्क्स इंदिरा। क्या भारत का संविधान भारत के लोगों की सेवा में है? क्या भारत का संविधान भारत के लोगों की सेवा करता है? यह इंदिरा गांधी जी का सवाल था। मैं 4 लाइन पढ़ता हूं। द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड द लॉयर्स टू गिव सीरियस कंसिडरेशन टू द क्वेश्चन whether the constitution was serving the people and whether it was being interpreted in the spirit in which it was drafted. In a 7-minute address to the All India Lawyers Conference convened by the Punjab and Haryana branch of the National Lawyers Forum, Mrs. Indira Gandhi said, if the constitution were to be amended, it would be meant to give meaning to democracy. ये 2 हेडलाइंस, एक हेडलाइन कि मैं संविधान को बदलूंगी यदि मैं सत्ता में आती हूं, और दूसरा हेडलाइन कि भारत का संविधान भारत के लोगों की सेवा नहीं करता है। यह कांग्रेस पार्टी की असलियत को दिखाता है। और कांग्रेस जो 50 वर्ष के इमरजेंसी लागू होने के पश्चात जब भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस मना रही थी तो कांग्रेस पार्टी तिलमिला रही थी, उसका जवाब है। धन्यवाद। कोई प्रश्न पूछना चाहें तो अवश्य पूछें। दीपक चौबे। सर, कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि लड़कियों के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती, इसलिए जो पुरुष हैं वो हिफाजत करें। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो महिला जो है वो चांद पे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इस तरीके के बयान। देखिए, महिलाएं चांद पे हैं, महिलाएं चंद्रयान भी उड़ा रही हैं, साइंटिस्ट भी हैं, महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं, मगर उसका अर्थ ये नहीं है कि महिलाओं के साथ इस जघन्यता के साथ गैंगरेप हो और उसे जस्टिफाई किया जाए। यदि कल्याण बनर्जी और टीएमसी और ममता बनर्जी जी का यह मामला, इस मामले के बाद यह मानना है कि हर महिला के पीछे पुलिस नहीं लगाया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यू रिजाइन। जो दूसरी सरकार आएगी वह व्यवस्था बैठाएगी कि महिलाओं की सुरक्षा कैसी करनी है, किस प्रकार का चाक चौबंद रखना है ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। क्यों? पुलिस हर मंत्री के पीछे लग सकती है, पुलिस हर मंत्री के घर को गार्ड कर सकती है, तो महिलाओं को क्यों नहीं गार्ड कर सकती है? क्या वीआईपी वीआईपी होता है और महिलाओं को इसी प्रकार छोड़ देना है? इसका उत्तर ममता बनर्जी दे। एक मिनट सर। My question is pertaining to Telangana. At the time of the announcement of the alliance with the ADMK, the Home Minister Amit Shah made a public announcement that the forthcoming assembly election, BJP will fight the election under the leadership of ADMK, Edappadi Panichami. And Edappadi Panichami will be made the Chief Minister of Tamil Nadu. I don't know what has happened in 2 months' time. Therefore, yesterday Amit Shah ji has given an interview to the Tamil media in which he stated one of the leader of ADMK will be the Chief Minister and BJP will sharing the power with the ADMK in the forthcoming government. Whereas today
ADMK made it very clear there is no question of power sharing with the BJP. Would you like to comment? No, I believe once the Honorable Home Minister has spoken, I don't have the mandate to comment upon it. And as far as the elections, the assembly elections of Tamil Nadu are concerned, we will cross the river when we will cross the bridge when we arrive at the river. So let's be patient. We will answer all your questions and you'll also get answers to all your questions at the apt time. What is the development taken place within 2 months? The time of the announcement, you made it very clear, Edappadi will be the Chief Minister of Tamil Nadu. After 2 months, you are making a statement that one of the ADMK leaders will be the Chief Minister of Tamil Nadu. What really happened in 2 months' time? So he's also one of the leader of AIADMK. So what has changed? I don't see anything that has changed in 2 months. No, Edappadi was given its mandate. Now, So सर एक सवाल के साथ 3 नहीं हो सकता। कमलेश जी, सर, क्या आप ये मानते हैं कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जो दो वर्ड है उसको जबरन मतलब किया गया था और समय आने पर उसको निरीक्षित किया जाएगा? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि 25 जून 2025 ये 50 वर्ष इमरजेंसी के लागू होने के थे और उस समय देश के भिन्न भिन्न हिस्सों पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, उन्होंने बहुत सारे गवेषणा हो, स्पीचेस हो, सेमिनार्स हो, उसके माध्यम से अपने मंतव्यों को रखा है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बार बार इमरजेंसी की कुरीतियों को, इमरजेंसी की खामियों को डिस्कस करना ये हमारा धर्म है, ताकि दोबारा हमारे देश के संविधान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके, हमारे देश के संविधान को ताक पे न रखा जा सके और हम उसी प्रकार की परिस्थिति को न भुगते। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको आज इसी बात पे फोकस करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को इधर उधर नहीं जाकर, इधर उधर के सवाल नहीं पूछकर केवल और केवल आके माफी मांगनी चाहिए। 50 वर्ष पूर्ण हुए, हमें माफ कर दीजिए, हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि हमारे लोगों ने इमरजेंसी लगाया था। यही हम चाहते हैं कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। अगर उनमें तनिक भर भी डेमोक्रेसी शेष है तो माफी मांगनी चाहिए। विकास चंद्र, सर, मेरा सवाल थोड़ा अलग है कि बिहार में यूथ कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है जिसमें चुनाव आयोग को चिन्ह दिखाया गया है और कह रहा है कि क्या हुक्म है मेरे आका, और नीचे नीतीश कुमार जी और मोदी जी की तस्वीर है। देखिए, आप बहुत दूर से मोबाइल दिखा रहे हैं, उतने दूर से मोबाइल नहीं दिख रहा है, मगर हमें दूर से नतीजे तो जरूर दिख रहे हैं। दूर से नतीजे दिख रहे हैं जिनको आज से ही चुनाव कमीशन जिन दिख रहा है, वो आज एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उनको पता है हार होने वाली है, इसीलिए वो अभी से ही एंटीसिपेटरी बेल की, ये चुनाव कमीशन जिन है, इस कारण से हम हार गए हैं, हम तो अच्छे थे, ये चुनाव कमीशन की गलती है। आप देखिए, अनेक राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में आपकी जीत हुई, उस समय तो जिन नहीं निकला। उस समय की कहानी भिन्न और अभी की कहानी जिन्न, ऐसे नहीं होगा। जीत पे भिन्न, हार पे जिन्न, ये इस प्रकार की बातें नहीं होंगी। आपको मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। कड़वा कड़वा भी पीना पड़ेगा, क्योंकि काम भी आपने ऐसे कड़वा कड़वा किया है। आसिफ ये नहीं। सर, टीएमसी का दिल्ली में पीसी थे, उन्होंने आरजेकर को लेकर के कहा कि टीएमसी से कोई लेना देना नहीं, हमारा पार्टी क्या करता है। आजेकर या कस्बा को लेकर, लॉ कॉलेज को लेकर के, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े कर दिया और केंद्र सरकार पे कि एनआरसी बैकडोर से लाना चाहती है। मतलब आपका सवाल मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आपकी साउंड नहीं जा रही होगी और जनता को यह सवाल जानना चाहिए। पत्रकार बंधु ने पूछा है कि टीएमसी का आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार बंधु जी कह रहे हैं कि टीएमसी ने कहा कि कस्बा लॉ कॉलेज में जो रेप की जघन्य कांड हुई है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने उल्टे केंद्र सरकार पर सवाल उठा दिया है कि आप पीछे के दरवाजे से एनआरसी लाना चाहते हैं। शर्म नहीं आती है ये टीएमसी को? दे शुड बी शेमफुल अबाउट इट।
जब सवाल कस्बा के लॉ कॉलेज में एक पीड़िता के साथ हुए गैंग रेप के बारे में पूछा गया तो वो कैसे कह सकते हैं हमारा लेना देना नहीं है? कस्बा लॉ कॉलेज कहां है? बंगाल में है। पीड़िता आपकी बेटी है। हम गवर्नेंस में हैं, हम अपने नागरिकों के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि कोई लेना देना नहीं है। अरे जो मेन एक्यूज्ड है, जिसने रेप किया, वो आपके छात्र संघ का सेक्रेटरी रह चुका है, सेक्रेटरी मनोजीत, उसने रेप किया है। और बाकी 2 छात्र जो हैं वह भी आपके सदस्य हैं छात्र संघ के, और फिर लेना देना कैसे नहीं है? यही जो सोच है, लेना देना नहीं है, इसी के खिलाफ आज हम बात कर रहे हैं। सर, अभी आपने बताया कि किस तरह से कमेटी बनाई गई है, कमेटी जाएगी वहां पर। हमने देखा था सर कि कल रेप के बाद तक कई जगह पर प्रोटेस्ट हुए थे। इसमें सर आगे विरोध प्रदर्शन किस तरह से होगा? ममता बनर्जी के इस्तीफे की डिमांड आप कर रहे हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन बंगाल में किस तरह से आप देखने को? देखिए, विरोध प्रदर्शन वगैरह कोई प्लान करके तो नहीं होता है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊं। ये तो स्वतः होता है, सेंटिमेंट का विषय होता है, और लोग, साधारण जनता निकल कर आती है। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है, जिस प्रकार का ये अमानवीय घटना है, ये क्रूरता है, ब्रूटैलिटी है, और एक तरह से ये राजकीय संरक्षण के नीचे हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि माता पिता को अरेस्ट कर लेंगे, बॉयफ्रेंड को मरवा देंगे, गार्ड निकल के बाहर जा रहा है, तो लोग तो सड़क पे उतर के आएंगे। ये लोगों के विवेक के ऊपर है और लोगों के मत के हिसाब से। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोग बाहर कब निकलेंगे, लोग किस प्रकार से शांतिप्रिय डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ये लोगों के ऊपर है। कुमार गौरव। सर, संगठन चुनाव के लिए आप लोगों ने कई पदाधिकारियों को घोषित किया है राज्यों के लिए। क्या पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्दी मिलने जा रहा है? ये मेरा मैंडेट नहीं है, और मुझे लगता है जब होगा तो आपको मालूम पड़ेगा। इस विषय पे पार्टी बोलेगी। आमोद राय। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, और बार बार ये कह रहे हैं, आज उन्होंने ट्वीट भी किया इस बात को, कि बिहार में जो नया नाम जोड़ा जा रहा है वोटर लिस्ट में, उसको एक तरह से भाजपा और जो केंद्र सरकार है वो एनआरसी लागू करने की कोशिश के तहत कर रही है। देखिए, ये एनआरसी इत्यादि का विषय समय समय पर कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए उठाते रहते हैं। तो मुझे लगता है इसमें हमें ज़्यादा कमेंट करके, विषय को कॉम्प्लिकेटेड करके लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए। जो लोग राजनीतिक फायदा चाहते हैं, लोगों को डराने के लिए इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग करते हैं। भारत के लोग बहुत समझदार हैं, वो सब जानते हैं कि बीजेपी क्या करती है और बाकी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इसलिए लोग भ्रमित नहीं होने वाले हैं इस प्रकार की बातों से। और वैसे भी असदुद्दीन ओवैसी जी जाके अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बाहर अच्छी अच्छी बातें करके आए हैं, देश के हित को रख के आए हैं। तो मुझे लगता है वो भी जानते हैं, वो बाहर गए थे, उन्होंने समझदारी का परिचय दिया था, वो भी जानते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो पॉलिटिकली ही कह रहे हैं, उसमें सत्यता नहीं है, उतने समझदार वो हैं। विकास चंद्रा। सर, मेरा सवाल एक है कि अभी आपने आपातकाल की चर्चा की, कांग्रेस ने एक बयान जारी किया है और आपके पंचनिष्ठा से एक लाइन उन्होंने उठाई है वेबसाइट से, और कहा है कि खुद ही इनके वेबसाइट पर सोशलिज्म शब्द है, लेकिन हमसे कहते हैं कि संविधान से इसे हटाओ। इससे साफ जाहिर होता है कि ये संविधान की रक्षा करने वाले नहीं है। क्या आपकी वेबसाइट पर ही सोशलिज्म लिखा है, ऐसा वो कह रहे हैं? देखिए, आप ध्यान से पढ़िए, कांग्रेस के वेबसाइट में तो करप्शन लिखा है, उनके वेबसाइट में और उनके डीएनए में ही करप्शन लिखा है कि कांग्रेस का डीएनए जो रहा है। और मैं महात्मा गांधी जी के कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, ये गलतफहमी में मत रहिए। वो कांग्रेस पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी अलग अलग है। ये इंदिरा कांग्रेस है, कांग्रेस आई। तो इसलिए ये जो जनता के मन में वहम रहता है कि वो कांग्रेस पार्टी वही वाली कांग्रेस पार्टी चली आ रही है, नहीं भैया। महात्मा गांधी जी की कांग्रेस तो भारत के लिए लड़ रही थी, और महात्मा गांधी जी ने कहा था ये तो समाप्त कर देना है कांग्रेस पार्टी को। ये तो महत्वाकांक्षा के लिए परिवार ने कांग्रेस बनाया, जिसका नाम कांग्रेस आई है। और कांग्रेस आई के डीएनए में वी है ही नहीं, उसमें केवल मी है, आई है। केवल मैं, मेरा परिवार, मेरे परिवार का भरण पोषण, करप्शन, यही उनके डीएनए में है। और इस कारण से मुझे लगता है कांग्रेस किसी को पाठ ना पढ़ाए। कांग्रेस पहले अपने आप को
देखे, अपने गरिबान में झांके, और उसके बाद किसने सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगाया है, किसने सर्वाधिक अमेंडमेंट किया है, संशोधन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके विषय में खुद ही जान ले। आंकड़े हैं, साफ हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रेस हो गया, कॉन्फ्रेंस थैंक में यू। बहुत